नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए अध्याय के साथ। आज हम NCERT इतिहास कक्षा 6 का पाठ 5 राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य पाठ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। पाठ 5 राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। पाठ में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग शासक कैसे बने। प्यारे बच्चों, बहुत पहले शासक संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। साथ ही सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। तो इस प्रकार पहले के समय में प्राचीन गणराज्यों में कुछ लोग शासक बन जाया करते थे। अब बात करते हैं वर्ण की। प्यारे बच्चों, 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद के काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता था। तो अब आपका प्रश्न बन सकता है कि उत्तर वैदिक ग्रंथ किसे कहा जाता था। ये ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई। अनुष्ठान का मतलब प्यारे बच्चों यज्ञ आदि। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया था, जिसे वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। प्रथम वर्ग यानी ब्राह्मणों का था जो वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करते थे। दूसरे स्थान पर क्षत्रिय थे जो शासक वर्ग था। इनका कार्य युद्ध व लोगों की रक्षा करना था। वैश्य या वैश्य का स्थान तीसरा था, जिनके अंतर्गत कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका कार्य अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। उत्तर वैदिक काल में प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। अछूत की धारणा वैदिक काल के बाद में आई। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। बाद के काल में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक तथा शवों को जलाने व दफनाने वाले लोगों को अछूत माना गया। वैदिक काल के अंत तक उत्तर वैदिक काल में सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर ही होने लगा था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। वहीं
इस महाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। अब बात करते हैं जनपद की। महायज्ञों को करने वाले राजा आगे चलकर जन के राजा न होकर जनपद के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। जनपदों के लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दालों, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। आपका प्रश्न बन सकता है कि जनपद कौन सी फसल उगाते थे? इन पूरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिलते हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ से प्राप्त ये बर्तन कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। चित्रित धूसर पात्रों पर ही कई चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितिक आकृतियों के रूप में है। महाजनपद करीब 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। ये किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा करती थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में भी होता था, न कि उन्हें संपूर्ण भुगतान किया जाता था। कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित था। यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं। इनके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। अब बात करते हैं कर की। महाजनपदों के राजाओं को विशाल किलों और बड़ी सेना के लिए प्रचुर संसाधनों और इनके लिए पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः राजा लोगों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूल लगे थे, यानी कि कर की वसूली करने लगे थे, जिससे ये अपनी विशाल सेना और विशाल किलों का निर्माण करते थे। फसलों पर लगाए गए कर महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीनों में एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों व संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं राजा को कर के रूप में देनी पड़ती थी। तो विभिन्न लोगों पर इस प्रकार से कर लगाया जाता था और इस कर से प्राप्त राशि से विशाल महल एवं बड़ी सेना का निर्माण किया जाता था। अब बात करते हैं कृषि में आए परिवर्तन की। महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे बच्चों। पहला, हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे थे।
इससे कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से खोदा जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरा, लोगों ने धान के बीज छिड़ककर उपजाने के बजाय धान के पौधे रोपण की प्रक्रिया सीख ली थी। इससे पहले की तुलना में बहुत अधिक पौधे जीवित रहते थे। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम अधिकतर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर जिन्हें कामकार करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। मगध। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। अतः ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियां मिलने लगी। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु, जिन्हें अजातशत्रु के नाम से जाना जाता था, हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद और एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज जिसे पटना कहा जाता है, को राजधानी बनाया गया। 2300 वर्ष पूर्व मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीपों में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासक के पास पैदल, रथ और हथियारों की बहुत बड़ी सेना थी। वजी। मगध के निकट ही वजी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार थी। यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में एक से अधिक शासक होते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे और सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए फैसले लेते थे। स्त्रियां, दास तथा कामकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वजी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु वजी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास संधि के लिए भेजा था। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र, यह व्यवस्था लगभग 200 साल से तक चलती रही।
वहां 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। यहाँ पर औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी एवं यहाँ पर खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ का सार पूर्ण हुआ। उम्मीद है आप इस वीडियो को ध्यान से देखकर इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।